नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज 15 अगस्त के इन पावन अवसर पे आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर और मेरे टीम की ओर से। दोस्तों, हर 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हर राष्ट्रीय त्यौहार के दिन मेरा एक यूट्यूब पे केस स्टडी आता ही है। तो इस बार भी आपके लिए एक केस स्टडी बनाने की कोशिश की गई है, जो कि एक सैमसंग बेस पे एक मोबाइल है जिसके अंदर प्रॉब्लम है रिस्टार्ट का, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को रिस्टार्ट इश्यू में बहुत सारी दिक्कतें होती है और ये होनी ही चाहिए, क्योंकि बगैर नॉलेज से अगर हम चीज़ों को सीखने की, समझने की और ठीक करने की कोशिश करते हैं तो ये सारी चीज़ें दुविधा होती है। और मार्केट में इतने सारे जो फेक वीडियो चल रहे हैं, इतने सारे जो शॉर्टकट वाले जो चल रहे हैं और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें होता है। लेकिन मेरा केस स्टडी, मेरा हमेशा कोशिश रहा है कि हिंदुस्तान के युवा को, यानी मोबाइल टेक्नीशियन जितने भी युवा भाई हैं, उन लोगों को एक बेहतरीन नॉलेज मिले। वीडियो के माध्यम से जितना हो सके इतना मैं आपको पूरा अच्छे से गाइड कर पाऊँ, अच्छे से मतलब कंटेंट दे पाऊँ। मेरी सोच है कि हिंदुस्तान के युवा जो है वो अच्छा एक नॉलेज ग्रोथ करे। मेरा सोच ये है कि हिंदुस्तान के युवा पूरा अच्छे से समझे, ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी बने और अपने कस्टमर को अच्छा रिजल्ट दे पाए। इसलिए मैं केस स्टडी, मेरा लंबा ज़रूर होता है वीडियो, लेकिन उसके अंदर सारी डिटेल देने की कोशिश मेरी रहती है। और मैं चाहता हूं कि हर एक युवा को अपने फील्ड में एक अच्छा नॉलेज से भर के टेक्नीशियन होना चाहिए। अब जो भी प्रोफेशनल में है वो चीज़ों को आपको समझ के काम करना चाहिए। शॉर्टकट तरीके से आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आप बहुत कुछ अच्छे से कुछ करना चाहते हैं तो चीज़ों को बेस से जानिए, समझिए कि पहले कि हाउ टू वर्क, चीज़ें कैसे काम करती है, क्या क्या इसके अंदर वेरिएशन है, कौन सी चीज़ है। क्योंकि आज जो लोग थे, जब बंदूक तलवारें लड़के अपने राष्ट्र के लिए काम करते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के साथ हमारा युद्ध है। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन बढ़ाइए, समझने की कोशिश करिए, यही हमारी सोच होती है। और अगर आप इस तरह से अच्छे से बेसिक से अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से क्लास है। यहाँ गुजरात जामनगर में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी आपको बहुत बेहतरीन से मोबाइल में हैंड स्किल की बात हो, ट्रेसिंग की बात हो, सॉफ्टवेयर की बात हो, प्रोग्रामिंग का जो यूएफएस चेंजर तक का जो आजकल मार्केट में चल रहा है उसको बहुत अच्छे से पूरा गाइड हम करते हैं। और खाने रहने की भी अच्छी फैसिलिटी यहाँ मिल जाती है। तो अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप आज ये जो केस स्टडी है वो अच्छे से पूरा देखिए, समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करिए। चलिए देख लेते हैं ये केस स्टडी। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज एक बार फिर से फरवरी 2025 के क्लास के साथ एक केस स्टडी लेके आए हैं। आज हमारे पास एक मोबाइल है, एक टेक्नीशियन ने मुझे दिया हुआ है। सैमसंग बेस पे एक मोबाइल है, सैमसंग A235 यानी A23। ये मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम ऑटो रिस्टार्ट का है। मोबाइल चलते चलते अपने आप रिस्टार्ट हो रहा है। और जिस टेक्नीशियन ने मुझे दिया है उसका कहना ये था कि इसने प्रोसेसर को रिवॉल्व कर दिया है, फिर भी ये इश्यू है। उसके पास जब आया था तो फ्रेश बोर्ड आया था, तो उसको लगा कि ये प्रॉब्लम सीपीयू का होगा, तो उसने प्रोसेसर को है वो रिवॉल्व कर दिया है। फिर कल मुझे उसने दिया था, तो जब मैंने इसके अंदर टेस्ट किया तो मुझे एक इश्यू इसके अंदर सामने दिखने को मिला। तो सोचा कि ये आपके सामने केस स्टडी हम बनाए, ताकि फ्यूचर में जब मोबाइल रिपेयरिंग आप करते हो या फिर हमारे जो क्लास के अंदर हम जिस तरह से आपको थियोरी बताते हैं उस हिसाब से एक प्रैक्टिकल
तौर पे आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करना होता है। वैसे मोबाइल के अंदर जो रिस्टार्ट का इश्यू है वो बहुत जगह से होता है, उसका बहुत सारा रीज़न होता है, कोई एक जगह से नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है तो उनमें से भी आप बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर करके चीज़ को समझ सकते हो। तो इस मोबाइल में जब मेरे हाथ में आया तो मैंने जिस तरह से एक आइडिया के तौर पे जो मैं फ़िल्टर करके रखता हूँ उस हिसाब से मैंने चेक करने की कोशिश की, तो सामने एक प्रॉब्लम दिखने को मिला। तो इस वजह से मैंने उसको फिर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। ये अभी हम देखेंगे और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शायद उधर भी है या वहाँ से ना होगा, तो और भी बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम होते हैं ऐसे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम होता है ऑटो रिस्टार्ट का ये किस तरह से है। देखिए, तो इस मोबाइल के अंदर सबसे पहले मैं अभी बैटरी लगा देता हूँ। देखिए, मैंने बैटरी लगा दी है और एक बार इसका पावर की प्रेस करके मोबाइल को ऑन करते हैं। पावर की प्रेस किया, मोबाइल वाइब्रेट हुआ, अब मोबाइल ऑन हुआ। इस तरह से फर्स्ट लोगो, सेकंड लोगो और थोड़ी देर ये लोगो रहता है, फिर अपने आप यहाँ से ही बाद में ये रिस्टार्ट होता है। फिर से यही प्रोसेस चलती रहती है घंटों तक। अगर ऐसे ही मोबाइल रखते हो तो पूरा बूट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं सीक्वेंस डिस्टर्ब में हो रहा है, इस तरह से है। देखिए, ये अभी सैमसंग गैलेक्सी लिख के आ रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद ये फिर से बंद हो जाएगा, फिर अपने आप स्टार्ट होगा, फिर से बंद हो जाएगा, इस तरह से। ये थोड़ी देर बूटिंग में लेट टाइम ऐसे रुकता है, फिर थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है, फिर अपने आप स्टार्ट होगा। देखिए, ये अभी स्विच ऑफ हुआ, अब अपने आप फिर से रिस्टार्ट होगा। फिर यही प्रोसेस होगी, थोड़ी देर ऐसे ही बंद रहेगा, फिर थोड़ी देर के बाद ये अपने आप फिर से स्टार्ट होगा। कई बार देखिए, ये स्टार्ट हुआ, वाइब्रेट हुआ और ये फिर से वही प्रोसेस, और ये ऐसी प्रोसेस बार बार चलती रहेगी अपने आप। ऐसे ही अगर आप इस तरह से 1 घंटा भी रखो तो भी यही प्रोसेस, मतलब बूटिंग में आगे नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब बूटिंग इसके अंदर हो रहा है। इसको बूटिंग इश्यू कहा जाता है। ये कहीं ना कहीं बूटिंग सीक्वेंस में प्रॉब्लम होने से ये प्रॉब्लम होता है। एक होता है पावर सीक्वेंस, एक होता है बूट सीक्वेंस। तो ये जो है, ये लोगों पे रिस्टार्ट होना, ये कहीं ना कहीं पावर सीक्वेंस में प्रॉब्लम नहीं है, ये बूट सीक्वेंस में प्रॉब्लम होने की वजह से ये आपके जो सॉफ्टवेयर है, आपके मोबाइल के हर एक हार्डवेयर को चेक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई हार्डवेयर उसको नहीं मिल रहा है, इस वजह से भी ऐसा होता है। कई बार इस तरह से भी होता है कि ओवर हीटिंग की वजह से मोबाइल के अंदर कोई प्रोसेसर ज़्यादा हीट हो जा रहा है, कभी पावर आईसी ज़्यादा हीट हो जा रही है, तो भी ये रिस्टार्ट का इंटरप्ट भेज देता है, होता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, इस तरह से देखिए ऑटोमेटिक बंद हुआ, अब फिर से कुछ सेकंड के बाद अपने आप फिर से ऑन होगा। जैसे ऑन हुआ था, अभी फिर से थोड़ी देर के बाद अपने आप फिर से ऑन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिस्टार्ट पे है, और रिस्टार्ट इश्यू आजकल बहुत, देखिए ये ऑन हुआ, तो ऐसे चलता रहेगा ये प्रोसेस। अब ये प्रॉब्लम मोबाइलों के अंदर कहाँ से होता है? देखिए, इसके लिए बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें ऐसी है कि ऐसे प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। जैसे आपका मेमोरी में जो प्रॉब्लम है, मेमोरी का हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर का फाइल करप्ट होने का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोसेसर में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोसेसर के द्वारा हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, हमारे प्रोसेसर के माध्यम से जितने भी एड्रेस को बूटिंग के टाइम पढ़ना होता है, उनमें से कोई बूटिंग उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए बार बार वो ढूंढने की कोशिश में लग रहा है, इसलिए भी इस तरह से रिस्टार्ट इश्यू जनरेट करता है। बहुत जैसे थर्मल है, जैसे कोई भी जो सॉफ्टवेयर जिसको चेक कर रहा है, उनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है। और हो सकता है हमारा पावर आईसी, या पावर आईसी के अंदर वो चीज़ जो
मोबाइल में पावर सीक्वेंस में नहीं आके जो सॉफ्टवेयर से जितनी भी रेगुलेट सप्लाई बनती होती है उनमें से कोई एक का इश्यू होने से ऐसा होता है। तो ये मोबाइल में जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने जब इसके अंदर देखा था तो इस मोबाइल के अंदर ऑलरेडी प्रोसेसर को क्या किया है, रिवॉल्व कर दिया है। अब ऐसे प्रॉब्लम को मैंने कैसे फाइंड किया, क्या मैंने इसके अंदर देखा तो जिससे ये प्रॉब्लम मेरे सामने आया, तो उसको थोड़ा देखने के लिए मैं यहाँ कोई एक टेक्नीशियन का सहारा लेना चाहूँगा जो मेरे यहाँ टेस्टिंग में कोई हेल्प करे। तो कौन आना चाहेगा? जी, आप पहले एक बार अपना परिचय दे दीजिए कि क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम अल्ताफ अंसारी है, मैं यूपी पट्टा वर्क करेंगे। जी, आप एक बार यहाँ आ जाइए, ये मोबाइल ले लीजिए। एक बार इसका मदरबोर्ड है वो उसकी बॉडी से बाहर निकाल लीजिए और उसका प्रोसेसर पे जो टेक्नीशियन ने रिवॉल्विंग का काम किया है वो एक बार देख लेते हैं। ये जो मोबाइल है कौन सा है? मॉडल नंबर A235। ये मोबाइल A23 के नाम से जाना जाता है। ये क्वालकॉम बेस पे है। किसके बेस पे है? मतलब इसमें लगी हुई जो प्रोसेसर चिप है, ये थोड़ा ऊपर करिए, यहाँ नंबर दिखाई दे ऐसे इस तरह से। जी, थोड़ा और ऊपर करिए, यहाँ ऊपर ऊपर। जी, अब थोड़ा यहाँ से कैमरा से क्लीन करके एक बार देख लेते हैं। आप थोड़ा सा ऐसे बोर्ड टेढ़ा करिए, नंबर इसमें ऐसे नहीं, उस, हाँ बस, हाँ चलेगा चलेगा जी। इसका प्रोसेसर है SM6225, मतलब क्वालकॉम बेस पे है। इसको रिवॉल्व कर दिया है टेक्नीशियन ने। क्या किया है? इसको रिवॉल्व किया हुआ है ये प्रॉब्लम के लिए, लेकिन ये सोल्व नहीं हुआ। इसका एक बार PM बता दीजिए। उस साइड इसका पावर IC है जी। जी, और ऊपर करिए जी, देखिए PM6225 IC है, क्वालकॉम बेस पे PM6225। अब इस मोबाइल के अंदर देखिए एक रिस्टार्ट का इश्यू इस वजह से भी मोबाइल के अंदर आता है कि आपकी सेकेंडरी लाइन जो पावर IC के द्वारा बनाई गई सेकेंडरी लाइन होती है, उस सेकेंडरी लाइन में कोई शॉर्टिंग की वजह से या सेकेंडरी लाइन कोई डिस्टर्ब होने की वजह से भी आपके मोबाइल में रिस्टार्ट का इश्यू आता है। और वो सेकेंडरी लाइन में डिस्टर्ब होने की वजह से जो सॉफ्टवेयर से हैंडल होने वाले, हम जब आगे डेट सेक्शन समझेंगे तो उसके अंदर मैं आपको सेकेंडरी जब समझाऊंगा तो सेकेंडरी को हम दो पार्ट में बांट देंगे। एक होगा ऑलवेज वोल्टेज और एक होगा एक्टिव वोल्टेज। ऑलवेज वोल्टेज मतलब पावर की प्रेस करने से कंटिन्यू आने वाली वोल्टेज, जो मोबाइल के अंदर एक पावर ऑन सीक्वेंस, मोबाइल ऑन होने के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। ऐसी वोल्टेज जो एक होती है उसको एक्टिव वोल्टेज कहते हैं। और एक पावर सीक्वेंस में आने वाली वोल्टेज जो डिस्टर्ब होने से बहुत डेड होता है, मोबाइल ऑन नहीं होता। तो ये मोबाइल तो क्या है? ऑन है। उसका मतलब कि पावर सीक्वेंस जो है उसमें जितनी भी वोल्टेज बननी चाहिए वो बनती होगी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर से हैंडल होने वाली जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, तब ही ये मोबाइल रिस्टार्ट पे होता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जब भी ऐसे कोई रिस्टार्ट का इश्यू आता है तो सबसे पहले मैं ऐसे सेकेंडरी को चेक करता हूँ, जो सेकेंडरी सॉफ्टवेयर से बनने वाली है, जो पावर सीक्वेंस में नहीं आती। तो कई बार मैंने देखा है ऐसी सेकेंडरियों में प्रॉब्लम आने से वो ऐसे रिस्टार्ट होता है। तो ये जो प्लेट थी पावर IC वाली प्लेट, ये मैंने कट की है। इससे पहले जो प्रोसेसर वाली प्लेट थी, जो प्रोसेसर रिवॉल्व किया, वो उस टेक्नीशियन ने कट की है। क्योंकि मेरे पास जब मोबाइल आता है तो सबसे पहले ऐसे रिस्टार्ट का इश्यू जब आता है तो मैं ये चीज़ पहले देखता हूँ कि मोबाइल के सेकेंडरी वोल्टेज को चेक किया जाए, जो मोबाइल के अंदर डेड के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, जो सॉफ्टवेयर पे चलता होता है। तो इस वजह से मैंने ये प्लेट कट कर ली। और प्लेट कट करने के बाद ये जितने भी इसके चारों ओर लगे हुए कैप है, और भी बहुत सारे बोर्ड में, मदरबोर्ड में कैप है, उस कैप के ऊपर मैं ऐसे ही अंदाज से GR चेक कर लेता हूँ कि मुझे कोई कैप शॉर्ट है या नहीं है, ये देख लूँ। कई बार होता है कि सेकेंडरी में ऐसी शॉर्टिंग होने की वजह से
ये रिस्टार्ट होता है। तो फिर मैंने इसके अंदर देखा एक बार बोर्ड ये PM 6225 को हम सही पढ़ पाए, ऐसे सामने रखिए जी, थोड़ा नीचे करिए जी। तो ये IC का प्लेट उठा के ये सारे केप पे ऐसे ही अंदाज से मैं ऐसे देख रहा था, क्योंकि LDO के ऊपर क्या होते हैं, जो सेकेंडरी वोल्टेज होते हैं उसके ऊपर केप लगे होते हैं। कोई सेकेंडरी अगर शॉर्टिंग होगी तो सामने आ जाएगी, अगर ऐसे ना आए तो फिर हमें सीक्वेंस के हिसाब से, पावर IC की डेटा शीट के हिसाब से, स्केमेटिक डायग्राम में LDO के हिसाब से हम पावर IC को उठा के भी उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पहले ऊपर से चेक कर ले, अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे भी चेक कर सकते थे। तो मैं जब इसको ऐसे चेक कर रहा था तो चेक करने के दौरान ये जो कॉइल है, थोड़ा और नीचे करिए जी सही है, ये ऊपर रखिए ऐसे, मतलब बोर्ड अभी आपको ऐसे सीधा, मतलब ऐसे रखना है, देखिए लाइए, मतलब ये जो बोर्ड है ऐसे, जैसे ऐसे मैं पढ़ पाऊँ, ऐसे जैसे सीधा बोर्ड ऐसे रखना है बोर्ड, हाँ इस तरह से। और पावर IC सामने रखिए, पावर IC सामने जी। अब थोड़ा सा सीधा कर दीजिए। सर वैसे ही रखा था मैंने। है नहीं वो तो सीधा ही है, वो बोर्ड तो सीधा ही था, भले पावर IC का नंबर उल्टा है, लेकिन बोर्ड ऐसे सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए बोर्ड को आपको ऐसे ही रखना है आपके सामने, जैसे आप रिपेयर करते हैं ऐसे नहीं, ऐसे इस तरह ऐसे ही रखना है, ऐसे आपको सामने बोर्ड रखना है, बस ऐसे ही, बस थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा सीधा कर लीजिए जी, और थोड़ा जी। अब थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, नीचे, बस हो गया, वाह। अब देखिए मैं बात ये कर रहा था कि मैं इस तरह से, जब मेरे पास फॉल्ट आता है तो हम ऐसे सेकेंडरी को चेक करते होते हैं। तो चेकिंग के दौरान सामने ये आया कि ये जो कॉइल है उसके ऊपर का ये जो केप दिखता है, ये वाला केप, उसको जब चेक किया तो दोनों साइड ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है। इसको जब मल्टीमीटर में मैंने चेक किया था तो क्या आ रहा था, ग्राउंड के साथ दोनों साइड बीप आ रहा है। एक बार हम मल्टीमीटर में देख लेते हैं कि क्या इस तरह से ग्राउंड के साथ इसमें बीप है कि नहीं। मल्टीमीटर को कौन सी रेंज में चेक करना है, डायोड मोड में, बराबर। तो इसके लिए ये देखिए, ये डायोड मोड, मीटर का दोनों प्रोब आपस में एक बार शॉर्ट करिए, आवाज़ आ रही है जी। अब ग्राउंड, मीटर का एक प्रोब आप कहीं यहाँ ग्राउंड कर दीजिए, देखिए इधर देखिए, ये ग्राउंड ले लीजिए, मीटर का एक प्रोब, रेड प्रोब को ग्राउंड कर दीजिए, हाँ। अब ब्लैक प्रोब से इस केप को दोनों साइड देखिए, और दूसरा साइड। तो इस तरह से जब मैं चेक कर रहा था तो ये केप दोनों साइड मुझे ग्राउंड के साथ क्या दिखने को मिला, बीप आया। तो फिर इसका डायग्राम, स्केमेटिक बिट मैप में मैंने देखा कि ये कौन सा केप है, मतलब कौन सी लाइन का है। तो ये हमारी एक VREG जो सप्लाई है, सेकेंडरी वोल्टेज LDO, जो हमारे ब्लूटूथ वाईफाई IC में जा रही है, उसका एक मेन सप्लाई है। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बिट मैप में हम देख लेते हैं कि ये कौन सी सप्लाई। याद रखिए ये कोने में ये क्रिस्टल के नीचे वाला ये साइड का केप, जो अभी हमें किस में देखना है, हमारे स्केमेटिक में देखना है। तो उसके लिए हमारा जो बोर्नियो है ओपन कर लेते हैं। ये हमारा बोर्नियो है, देखिए SM ये 235 जो हमारा मोबाइल है, इसका बिट मैप अभी ओपन रखा है। इसको अगर हम देखें तो मैंने इस केप को देखा था, देखिए अभी भी वो देखा हुआ ऐसे ही रखा है, देखिए, है ना। ठीक है, यही था ना केप। ये केप को यहाँ से जाके ये हमारे ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है हमारा, ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन के ऊपर ये लाइन जा रही है। उसका जो अगर आप एड्रेस देखेंगे तो इसने लिखा है VREG L23A 3.3 वोल्टेज, VREG L23 3.3 वोल्टेज की सप्लाई है, जो हमारे अल्ट्रा एयर वोल्टेज LDO जो पावर IC से निकल के ये कहाँ जा रही है, ब्लूटूथ वाईफाई IC में जा रही है।
अगर हम इसको स्केमेटिक से देखें तो भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर स्केमेटिक होगा जी, इसका स्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम, लेआउट सर्किट स्केमेटिक, ये देखिए, ये इसका स्केमेटिक डायग्राम है। और इसका लेआउट सर्किट में एक बार देख लेते हैं। लेआउट सर्किट, देखिए हमारा जो केप था वो ये सर्किट अलग है, लेआउट सर्किट अलग है। इसमें देखिए, यहाँ जो मदरबोर्ड हमारा यही है ना, ऐसा ही था ना। तो ये केप हमारा ग्राउंड के साथ भी पा रहा था ना, लेकिन इसके लेआउट सर्किट में थोड़ा लोकेशन अलग दिया गया देखिए, ऊपर नीचे दिया गया है ना। तो हम एक बार ये वाला केप देख लेते हैं। हमारा VREG कौन सा LDO था? LDO 23 यही था ना। LDO कौन सा था? 23। ये वाला LDO था ना, VREG LDO 23। ये लाइन है हमारी, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। और ये लाइन कहाँ जा रही है? तो देखिए, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर यहाँ नेक्स्ट देंगे, इस तरह से नेक्स्ट देंगे। तो ये यहाँ है, फिर कॉइल लगा के ये हमारे ब्लूटूथ वाईफाई सेक्शन में जा रहा है। और देखिए ये आ रहा है, ये हमारा ब्लूटूथ वाईफाई आईसी, या IC U9044 उसका लोकेशन कोड है। उसकी इतनी सारी पिनों पे गया है, इतने सारे पिनों पे गया है। और उसका यहाँ भी देख सकते हो, बीट मैप में भी यही बताया ना, स्केमेटिक बीट मैप में हमने क्या बताया, उसमें भी यही बताया कि यहाँ से इतनी सारी पिनों पे गया है। तो ये लाइन में अभी जो शॉर्टिंग है, तो 3.3 वोल्टेज की लाइन थी ना, कितने वोल्टेज की थी? तो इस लाइन पे शॉर्टिंग कहाँ है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस केप, यहाँ एक ही सिंगल केप है, इस केप पे हम क्या करेंगे, रोजिन लगाएंगे। दूसरा रोजिन हम यहाँ लगा देंगे, इस इतने यहाँ 2-3 केप है इधर और IC के ऊपर। फिर वहाँ 3.3 वोल्टेज अप्लाई करेंगे। और जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो हीट हो जाना चाहिए, और हीट हो जाएगा तो सामने आ जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट है। कि ये हो सकता है पावर IC से भी शॉर्ट हो, ये हो सकता है ब्लूटूथ वाईफाई से भी शॉर्ट हो, ये हो सकता है उसमें लगे बीच में केप भी शॉर्ट हो। मैंने तो यहाँ तक ही सिर्फ फाइंड किया था, उसके ऊपर बाद में कुछ देखा ही नहीं। जब रिस्टार्ट का इश्यू आया, उसने बोला CPU फॉल्टी है, मतलब CPU रिवोल्व किया, तो मैंने फिर लेके बस ये केप सब चेक कर रहा था, तो सामने आया तो इसमें डायग्राम में देखा कि ये केप ये है। उसके बाद कुछ नहीं किया। अब जो भी करेंगे आपके सामने ही करेंगे।
अभी मुझे भी पता नहीं है कि उसमें कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, ये पता चल गया कि उसमें लाइन ये शॉर्ट है और उनमें से ही कोई एक कंपोनेंट है, कौन सा है वो मैंने भी फाइंड या फिल्टर नहीं किया है। तो सबसे पहले हम फिर से अपने कैमरा में आ जाता है। अब हमारा जो ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है वो इस साइड है कोने में, देखिए, मतलब एक मिनट देखो मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ है। देखिए ये पावर आईसी के इस साइड कोने में है, ठीक है। तो उसका मतलब हमारी जो आईसी है वो इधर है, ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है वो ये वाला, ये पावर आईसी था, ये केप, और यहाँ 2-3 केप और ये आईसी, मतलब ये हिस्सा आपको दिखाना है। तो एक बार दिखाइए। तो ये है ना, ये हिस्सा है। तो ये तो अभी क्या है, प्लेट से पूरा पैक है, ये तो प्लेट से पूरा पैक है। तो इसकी प्लेट को हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा ना, उसको जानने के लिए कि शॉर्टिंग इधर है कि उधर, फिर उस पर रोजिन लगा के हम वोल्टेज अप्लाई करके देखेंगे। तो इसकी प्लेट को कट करने के लिए हो जाएगा, लाइव वायर काट देता। सैमसंग की ये सब प्लेटें काटना में बहुत कोई टेंशन नहीं है। ये रखिए, देखिए यहाँ ये है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसके ऊपर थोड़ा रोजिन अप्लाई कर लीजिए, ये आईसी के ऊपर, और यहाँ ये कोने में, और इस कैप पे थोड़ा पावर आईसी के ऊपर जो कैप था उधर। नहीं ऐसे नहीं, रोजिन यहाँ सामने ही रख के अप्लाई करिए, ऐसे जी, इधर ही। शोल्डर चालू है ना, हाँ। किधर डाल रहे, इधर रखिए, पावर आईसी के सामने, यहाँ नहीं दिखता, हाँ ऊपर ऊपर करिए जी, इधर डाल दीजिए, बस कर दीजिए। अब देखिए हमें यहाँ रोजिन लगा दिया है, और रोजिन एक बार इधर भी लगा दिया है, यहाँ भी। अब हमें क्या करना है, एक बार वहाँ वोल्टेज अप्लाई करना है, वोल्टेज देना है। कितना वोल्टेज देंगे हम, 3.3 वोल्टेज देने के लिए डीसी मशीन से हमने 3.3 वोल्टेज सेट कर लिया है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए कितना एम्पियर सेट किया है, तो हमने करीब 3 एम्पियर सेट किया है। अब इससे ये ग्राउंड पे और ये प्लस पे, प्लस मल्टीमीटर का प्रोब या कोई ब्लेड है तो ब्लेड लगा के उसमें लगा दिया। पहले पावर आईसी जो देखिए, जो मैं पोजीशन आपको बताऊं उसके बाद ही करना है। पावर आईसी का नीचे हिस्सा रखिए, बस। ग्राउंड कहाँ रखा, उधर। आपको क्या करना है, एक बार हल्का सा टच करके ले लेना है इधर, और यहाँ सामने जैसे दिखाई दे ऐसे, दूसरी जगह पे टच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, एक बार हल्का सा टच कर रहे। कितना एम्पियर लिया करिए, फिर से एक बार। कितना एम्पियर ले रहा है, फिर से करिए जी। 3 एम्पियर ले रहा है ना जी। यहाँ कोई हीट नहीं हुआ, उधर हीट हो रहा है, देखिए एक बार बताइए तो जी। ये कैप हीट हो गया, देखा। अब यहाँ 3 कैप हीट हुआ है, 3 में से कौन सा है ये देखने के लिए फिर से रोजिन अप्लाई करेंगे उधर, और फिर से वहाँ वोल्टेज देंगे, और यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा कैप है। एक बार फिर से रोजिन अप्लाई कर लीजिए।
जी। अब ये यही कंडीशन में इधर रखना है और आपको वो प्रोब आपको उधर ही वहाँ लगा के उधर वोल्टेज देना है। हो जाएगा ना ऐसे? सर ये इसी पर रखना है, इस वाले पर। नहीं, उधर नहीं, वोल्टेज पावर आईसी के पास देना है जो आप जहाँ दे रहे थे वहाँ। और यहाँ प्रोब थोड़ा ये डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए ये रेड प्रोब को थोड़ा घुमा के रखिए। अब ब्लेड लगा दिए तो भी अच्छा होता। थोड़ा ऊपर करिए जी। अब वहाँ अप्लाई करिए जहाँ कर वोल्टेज दिया था ना, उधर कहाँ है देखना सामने। बस हो गया। कौन है ये? यही था ना। तो इस केब को हमें रिमूव करना है। एक बार ये केब को क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। निकाल देने के बाद देखते हैं कि शॉर्टिंग हट गया है कि नहीं, तो उसको रिमूव करना है। पहले से आपको कैसे जमता है? दोनों तरफ से ऐसे। जिस तरह से आपको जमता है सेफ तरीका होना चाहिए। मतलब किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि काट के उठाना है, फेंकना है, उड़ाना है, ऐसे सामने रखिए, सामने ऐसे, हाँ ऐसे सामने हमें दिखाई दिए। हाँ, हम भी देखें कैसे निकालते हैं जी। ऐसा है तो टेम्परेचर बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर कम पड़ रहा है तो बढ़ा दीजिए। जी, उसको थोड़ा साइड में ले लीजिए और मल्टीमीटर से एक बार इसी जगह पे फिर हम वो कैप पे देखिए। हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे थे, समझे थे कि कैपेसिटर का रीडिंग डायोड मोड में कुछ होना नहीं चाहिए। अब एक कैपेसिटर एक बार चेक करके दिखा देते हो, ये कैपेसिटर शॉर्ट कैसे रीडिंग दे रहा है। मीटर को डायोड मोड में रखना है। देखिए सबसे मुश्किल क्या है पता है? कंपोनेंट बाहर निकाल के उसको चेक करना, क्योंकि ये सब कंपोनेंट जो ऐसे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चिपकते होते। देखिए ये बीप आ रहा है, थोड़ा सा आप ऊपर ले लीजिए तो जी, बस जी, है ना, ये बीप आ रहा है। अब हम वो एक बार वो लाइन बता दीजिए जहां हमने केप को चेक किया था। वो ये नहीं, इधर हमने नहीं चेक किया, हाँ इधर ये लाइन का जीआर एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी, कितना आ रहा है? 410। पहले ये बीप आ रहा था तो ये तो हो गया। अब एक बार थोड़ा वहाँ ब्रश है तो थोड़ा इसको क्लीन कर दीजिए। देखिए ये रिस्टार्ट हो सकता है कि और भी जगह से हो सकता है यहाँ भी हो। सेकेंडरी लाइन का ये जो 3.3 है वोल्टेज, वो पावर सीक्वेंस में आने वाला चीज़ नहीं है। इस वजह से ये पावर आईसी डिस्टर्ब में होने की वजह से है। एक बार हम मोबाइल को ऑन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम है वो सोल्व हो रहा है कि नहीं। और दूसरा चीज़ कि शॉर्टिंग तो इसके अंदर हमने रिमूव कर लिया है। पावर आईसी अगर डिस्टर्ब नहीं है अभी मोबाइल हमने ऑन किया है, देखते हैं वैसे का वैसा इश्यू रह रहा है या कोई और इश्यू है। बूटिंग को थोड़ा टाइम ले रहा है।
बहुत टाइम ले लिया, पहले इतना टाइम नहीं लगा था ना, रिस्टार्ट होने के टाइम इतना टाइम नहीं लगा था, लगा था? कहीं कहीं बार है ना प्रोसेसर एक बार रिवोल्व करते हो ना, तब बूटिंग में बहुत टाइम लगता है, फर्स्ट बार जब आप ऑन करते हो ना उस टाइम। ये तो आ रहा था, सेकंड लोगो भी आ रहा था ना उस टाइम, यहाँ से रिस्टार्ट हो रहा था सेकंड लोगो से, लेकिन थोड़ा चेंजेस तो हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है? टाइम पहले इतना टाइम नहीं, ये हो गया, देखिए ऑन हो गया। ये मोबाइल में रिस्टार्ट हो रहा था ना, दिखता है स्क्रीन, देखिए। तो एक छोटा सा मच्छर पूरी कॉलोनी को डिस्टर्ब कर दिया, मोबाइल का पूरा बूट। ये जो प्रॉब्लम था ना, ये बूटिंग इश्यू था, ये पावर सीक्वेंस का प्रॉब्लम नहीं था, ये बूटिंग सीक्वेंस का प्रॉब्लम था। बूटिंग में इश्यू आने से ये क्या इश्यू आ रहा था, जब पावर आईसी स्टार्टअप हो रही थी तो पावर आईसी के अंदर जो ये सेकेंडरी वोल्टेज बनता है, जब सॉफ्टवेयर उसको बनाता है तो उसको डिस्टर्ब हो रहा था, पावर आईसी ओवर हीट हो जाती है, ओवर हीट होने की वजह से ये सिस्टम है वो ऐसे रिस्टार्ट इश्यू जनरेट होता है। तो इस वजह से दूसरा ये भी हो सकता है कि ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है, बूटिंग को ये डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन ये जो 3.3 वोल्टेज की जो सप्लाई होती है ये इसके एनालॉग सर्किट को दी जाती है। तो इस तरह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। देखिए यही केस एक टेक्नीशियन के हाथ से मेरे पास आया है, उस टेक्नीशियन ने क्या काम किया है, प्रोसेसर रिबोल किया है, प्रोसेसर को रिबोल। क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत कोई हैंड स्किल सीख जाता है तो पहला काम कोई भी फॉल्ट आता है तो क्या काम करता है, उसको मल्टीमीटर चलाना बहुत हार्ड लगता है, सोल्डर चलाना उससे क्या लगता है, बहुत इजी लगता है। तो इस तरह से ऐसे केस होते हैं। ऐसे भी हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे केस है, आप लोगों का भी जो मोबाइल है उसके ऊपर भी हमें इस तरह से अलग अलग केस स्टडी बनाना है, मेरे पास भी इस तरह से आते होते हैं, तो ऐसे अलग अलग आपको लाइव हम दिखाएंगे। तो अभी क्या नाम है आपका? जी आइए, अल्ताफ अंसारी जी के लिए एक बार क्लैंप हो जाए, जिसने इस तरह से हिट किया। तो क्या आपको समझ में आया कि आने वाले फ्यूचर में आप जब भी कभी कोई रिस्टार्ट का इश्यू है, देखो ये हर बार सेकेंडरी से ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पॉसिबल सेकेंडरी का केप हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने भी क्या किया, जब मेरे पास ये मोबाइल आया था तो मैंने ऐसे ही सब केप चेक कर रहा था, क्योंकि ये सेकेंडरी का सीक्वेंस डिस्टर्ब होने की वजह से, वो जो सॉफ्टवेयर से हैंडल होने वाले एलडीओ का प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम आता है, कई बार मैंने ऐसे सोल्व किए हैं, तो इस वजह से। और देखो ये जहाँ से कैपेसिटर शॉर्ट निकला वो तो प्लेट से ढका हुआ था, ये कोई बनाया हुआ फॉल्ट तो नहीं हो सकता है ना, ये तो प्लेट से ढका हुआ था, प्लेट आपके सामने ही खोली, वहाँ से ही केब। और ऐसे केब जो होता है ना, मैंने आपको बेसिक जब समझा रहा था तब कैपेसिटर के बारे में समझाया था, कैपेसिटर शॉर्ट क्यों होते हैं। तो ये एक प्रोटेक्शन है, आपको यहाँ अगर हो सके तो वो केब फिर से दूसरा वहाँ लगाना चाहिए। ऐसे ही कस्टमर को दे देंगे तो फिर कल को कोई और जब रिपले आएगी तो कोई और नुकसान इसके अंदर हो सकता है। तो यहाँ एक केप ने एक सेफ्टी रखी है, एक आईसी को बचाया है और इस तरह से है। तो चलिए आज के इस केस स्टडी में इतना ही, मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।